आज हम शुरू कर रहे हैं अपना चौथा लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक नाम की एक लड़की है जो अपना डायरी लिखती है, एक अपने जीवन की घटनाओं को एक डायरी में लिखती है। वो किस तरह से उसने लिखना प्रारंभ किया और क्या क्या लिखा वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me। तो एन फ्रैंक लिखती हैं कि राइटिंग लिखना डायरी एक डायरी को रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस बड़ा ही अजीब स्ट्रेंज अजीब अनुभव है फॉर समवन किसी भी व्यक्ति के लिए लाइक मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए डायरी लिखना क्या है, एक बड़ा अजीब अनुभव है। ओनली not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl। नॉट ओनली बिकॉज केवल इसलिए नहीं कि आई हैव एवर नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि मैंने कभी नेवर कभी नहीं रिटन लिखी है एनीथिंग कोई भी चीज बिफोर पहले। केवल इसलिए नहीं कि मैंने कोई वस्तु कोई आर्टिकल कोई लेख पहले नहीं लिखा है, बट आल्सो लेकिन बिकॉज इट सीम लेकिन ऐसा लगता है टू मी मेरे लिए दैट लेटर ऑन नाइदर कि बाद में ना तो आई ना मैं नोर एनीवन ना कोई और एल्स विल बी इंटरेस्टेड कोई रुचि लेगा इन द म्यूजिंग म्यूजिंग यानी विचार। म्यूजिंग का मतलब विचार। ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल एक 13 वर्ष की स्कूल गर्ल लड़की के, यानी मैं तो क्या कोई भी व्यक्ति बाद में रुचि नहीं लेगा किसमें, एक 13 साल की लड़की के द्वारा लिखे गए डायरी में। वेल इट डजेंट मैटर लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैटर फर्क अंतर, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेरी बातों पे विश्वास करे या नहीं करे, क्या मैंने मेरे विचार लिखे हैं उन विचारों पर कोई विश्वास करे या नहीं करे, एक स्कूल गर्ल एक 13 वर्ष की लड़की ने जो लिखा है उस पर लोग विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, उसको मानेंगे नहीं मानेंगे, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। आगे वो लिखती है इन फ्रैंक, आई फील लाइक राइटिंग मैं पसंद करती हूँ, लाइक करती हूँ क्या, लिखना, मुझे लिखना पसंद है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड और मुझे जरूरत है टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट और ऐसी सारी चीजें जो मुझे लिखने से रोकती हैं उन सबको मैं क्या करना चाहती हूँ, आउट रखना चाहती हूँ माई चेस्ट मेरे हृदय से। यानी मैं लिखने में जो चीजें रुकावट डाल रही हैं उन चीजों को उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहती और उनको अपने हृदय से दूर रखना चाहती हूँ। क्यों लिखना चाहती हैं वो अगले पैराग्राफ में बताती हैं वो लिखना क्यों चाहती हैं। पेपर हैज मोर पैशन देन पीपल्स आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to say in or go out। आगे वो लिखती हैं पेपर हैज मोर पेशेंस, पेशेंस यानी धैर्य। तो पेपर जो होता है कागज जो होता है उसमें अधिक धैर्य होता है देन पीपल बजाय इंसानों के। पेपर इंसानों से ज्यादा धैर्य रखता है। आई थॉट मैं सोचती हूँ ऑफ दिस सेइंग ऐसा कहा जाता है ऑन वन ऑफ दोज डेज उन दिनों में जब व्हेन आई वाज फीलिंग जब मैं महसूस कर रही थी लिटिल डिप्रेस्ड एक निराशाजनक स्थिति में, एंड वाज सिटिंग और बैठी हुई थी एट होम अपने घर पर विद माय चिन इन माय हैंड्स अपने ठोड़ी को अपने हाथों में टेकाए हुए, बोर्ड बोर होते हुए, एंड लिस्टनेस और परेशान होते हुए, एक लाइफ लेस होते हुए।
बिल्कुल नीरस तरीके से मैं बैठी हुई ये बात सोच रही थी, क्योंकि पेपर क्या होते हैं, अधिक धैर्यवान होते हैं लोगों से। मैं घर पर जब अकेली थी, जब परेशान थी, निराश थी, तब अपने हाथों में अपने चेहरे को रख करके बोर होते हुए एक तरह से सोच रही थी, वंडरिंग वेदर टू से इट और गो आउट। और इसमें आश्चर्य कर रही थी कि वेदर या तो बताया जाए या गो आउट, या फिर बाहर जाया जाए, बाहर खेलने के लिए। I finally stayed where I was, Bruning. Yes, people does have more patience, and since I am not planning to get any, I finally और अंत में I stay मैं रुक गई, where I was जहाँ पर मैं थी, और अंत में मैं जहाँ पर थी वहीं पर रुक गई, ब्रूनिंग अपने विचारों में खोए हुए। Yes, people does have more patience, and since I am not planning to let anything else, read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary. Yes, आगे वो लिखती है, हाँ, पेपर डज है मोर पेशेंस, पेपर के अंदर, कागज के अंदर क्या होता है, अधिक धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, और मैं कोई योजना नहीं बना रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ, मेरी योजना नहीं है, टू लेट एनीवन, की कोई भी व्यक्ति, एल्स रीड, पढ़े, दिस स्टिफ बैक, स्टिफ कठोर, बैक कवर, कठोर कवर वाली नोटबुक को, इस नोटबुक को, जिसको ग्रांडली, ग्रांडली जिसको शाम से कहा जाता है, रेफर बताया कहा जाता है, एज ए डायरी, डायरी कहा जाता है। यानी मैंने जो डायरी लिखी हुई है, उस डायरी को मैं नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति पढ़े। उस डायरी का कवर कैसा है, स्टिफ कठोर, और unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. जब तक I should ever find, जब तक मैं प्राप्त नहीं कर लेती हूँ, जब तक मैं नहीं मिल जाता है, या जब तक मैं नहीं ढूंढ लेती हूँ ए रियल फ्रेंड, वास्तविक मित्र, इट प्रोबेबली वोंट बी मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, तब तक मुझे इससे कोई फर्क, कोई अंतर महसूस नहीं होता है, तब तक मेरे लिए यही मित्र है। यानी एन फ्रिंक जो है, उनके कोई मित्र नहीं है, और वो मित्र नहीं है, इसी कमी को पूरा करने के लिए अपनी डायरी लिखती हैं, और डायरी को ही अपना मित्र मानती हैं। आगे देखें। Now I am back to the point that prompted to keep a diary in the first place. अब मैं बैक वापस आती हूँ टू द पॉइंट, अपने बिंदु पर, जिस बिंदु में मैं बात करना चाहती हूँ, जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, उस बिंदु पर मैं वापस आती हूँ। That prompt me to keep a diary in first place, जो मुझे उत्साह देता है, जो मुझे बताता है टू कीप, रखने के लिए, ए डायरी इन फर्स्ट प्लेस, डायरी को प्रथम स्थान पर रखने के लिए प्रमोट करता है, प्रेरित करता है। तो वह बिंदु, जो बिंदु मुझे डायरी रखने के लिए, डायरी लिखने के लिए प्रेरित करता है, उस बिंदु पर मैं आती हूँ। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, और बिंदु क्या है, वो अपनी बात बताती है, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, यानी मेरे कोई मित्र नहीं है, और मेरे कोई मित्र नहीं है, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये डायरी लिख रही हूँ, जिससे मैं अपने मित्र की कमी को पूरा कर सकूं। आगे लिखती हैं वो, Let me put out more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. Let me put out more. अब मुझे और अपने बारे में अधिक क्लियर, स्पष्ट तरीके से बताना है दो। मैं अपने बारे में यहाँ और अधिक स्पष्ट तरीके से बताना चाहती हूँ।
सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, नो वन विल बिलीव, विश्वास नहीं करेगा, दैट ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल, की एक 13 वर्ष की लड़की, इज कंप्लीटली, पूरी तरह से, अलोन, अकेली है, इन द वर्ल्ड, इस संसार में। यानी कोई भी व्यक्ति ये विश्वास नहीं करेगा कि इस संसार में एक 13 वर्ष की लड़की क्या है, बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली हूं भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड। आगे बताती है कि मैं वास्तव में अकेली नहीं हूं, मेरे पास में कौन कौन है। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यारे माता पिता हैं, एंड 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और एक 16 वर्ष की मेरी बड़ी बहन है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपुल, और लगभग 30 लोग और हैं, कैन आई कॉल फ्रेंड, जिनको मैं क्या कह सकती हूँ, जिनको मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। 30 लोग ऐसे मेरे साथ रहते हैं जिनको मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। मेरा परिवार मेरे साथ में रहता है, मेरी सिस्टर मेरे साथ में रहती है। तो हालांकि मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सच्चा मित्र नहीं है केवल। आई हैव ए फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, और मेरे पास एक परिवार है, लविंग आंट है, एंड गुड होम, अच्छा घर है। प्यारी चाची, मौसी, आंट्स के लिए कुछ दोनों उपयोग होते हैं, तो आंटी है, अच्छा घर है। नो वन ऑन द सरफेस, आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। आगे वो लिखती है नो, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में कुछ भी नहीं है। ऑन द सरफेस, आई सीम टू हैव एवरीथिंग। ऑन द सरफेस, सरफेस आने ऊपर से, सरफेस का मतलब होता है सतह, तो यहां अर्थ लगेगा सतह के ऊपर से। आई सीम, मुझे लगता है, हैव एनीथिंग, कि मेरे पास में हर चीज है, एवरीथिंग है, प्रत्येक वस्तु है, सब कुछ है मेरे पास में, एक्सेप्ट माई ओन फ्रेंड, केवल मेरे अपने ट्रू फ्रेंड, सच्चे मित्र के अलावा। यानी मेरा केवल एक सच्चा मित्र ही नहीं है, उसके अलावा सब कुछ मेरे पास में है। मेरा परिवार, मेरी सिस्टर, मेरी बहन, चाची और ताई वगैरह, उसके अलावा 30 लोग साथ में जो रहते हैं वो भी उसके मित्र जैसे ही है, लेकिन एक सच्चा मित्र नहीं है। सच्चे मित्र क्या होता है वो आगे बताएंगे। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड इज हैविंग ए गुड टाइम। ऑल आई थिंक, जो कुछ मैं सोचती हूँ, अबाउट व्हेन, जब, आई एम विद फ्रेंड, जब मैं मित्रों के साथ में होती हूँ, जब मैं मित्र के साथ में होंगी तब के बारे में सोचती है, तब क्या करना है, आई हैव ए गुड टाइम, तो वो समय मेरा सबसे अच्छा समय होगा। I can't bring myself to talk about anything but orderly everything, everyday things. I cannot bring myself, मैं नहीं ला सकती हूँ, myself, स्वयं को, to talk, बात करने के लिए, about anything, किसी भी वस्तु पर। यानी मैं किसी भी वस्तु, अपनी वस्तु पर, किसी बिंदु पर मैं उनसे बात नहीं कर पाती हूँ, अपने मन की बात को उनके सामने नहीं रख पाती हूँ। अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग, केवल साधारण, ऑर्डिनरी, साधारण, एवरीडे थिंग्स, रोजाना की जो साधारण बातें होती हैं, उन्हीं बातों को मैं उन लोगों से शेयर कर पाती हूँ, उन लोगों को बता पाती हूँ। लेकिन जो मेरे मन के अंदर की बात है, उन बातों को मैं अपने जो ये मिलने वाले हैं, परिवार वाले, अपनी सिस्टर और पेरेंट्स और 30 लोग और जो हैं, उनसे मैं ये बात नहीं कह पाती हूँ। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. We don't seem, हम नहीं एबल, योग्य हो पाते हैं, गेट एनी क्लोजर, और अधिक समीप आने के, यानी हम समीप नहीं आ सकते हैं। We don't seem to be able to get any closer, हम समीप नहीं आ सकते हैं, पास नहीं आ सकते हैं, एक दूसरे को मन की बात नहीं बता सकते हैं। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, और यही क्या है, यही समस्या है, मेरे साथ में यही समस्या है कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज, अपने मन की बात को उन लोगों के साथ में नहीं बता सकती हूँ, साथ साथ अपनी बातें पूरी नहीं कर सकते हैं, और यही मेरे साथ प्रॉब्लम। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर्स, मे बी, शायद, इट इज माई फॉल्ट, ये मेरा ही दोष है, ये मेरा ही दोष है, दैट वी डोंट कन्फाइड, कि हम कन्फाइड नहीं कर पाते हैं अपनी बातों को, पर्सनल थिंग्स को, पर्सनल बातों को एक दूसरे को नहीं बता पाते हैं, इन ईच अदर, एक दूसरे को।
हम अपनी बातों को, अपनी पर्सनल बातों को एक दूसरे को नहीं बता पाते हैं, तो शायद ये मेरा ही दोष है, इसमें मेरी ही कमी है। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू चेंज। इन एनी केस, किसी भी मामले में, किसी भी बात में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, जैसी भी वस्तुएं हैं, जो वस्तु जैसी हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू चेंज, और दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लायबल, वे उत्तरदायी नहीं है, टू चेंज, परिवर्तित होने के लिए। यानी जो वस्तुएं जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी, उनमें परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। दैट इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है, दैट इज वाई, इसी कारण आई हैव स्टार्टेड, मैंने प्रारंभ की, द डायरी, इस डायरी को लिखना। तो ये हो गया हमारा दूसरा पैराग्राफ। अब चलते हैं आगे। अगला पैराग्राफ देखते हैं। टू एनहेंस the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty। आगे वो लिखती हैं, टू एनहेंस, बढ़ाने के लिए, द इमेज, उसकी छवि को, उसकी छवि को और बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड, लंबे समय से जिसका इंतजार कर रहे हैं, फ्रेंड, मित्र। अब ये सोच रहे हैं कि वो कौन सा मित्र है जिसके साथ में वो सारी बातें बताती हैं, सारी बातें शेयर करती हैं, ऐसा कौन सा मित्र है, उसकी इमेज को, उसकी छवि को बताने के लिए, इन माई इमेजिनेशन, जो मेरी कल्पना में है, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, मैं नहीं चाहती कि उसको जल्दबाजी में लिखा जाए, जॉट डाउन, लिखना। द फैक्ट इन दिस डायरी, इन तथ्यों को इस डायरी में, इस सच्चाई के जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, उनको इस डायरी में लिखा जाए। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि मोस्ट पीपल, अधिकांश लोग ऐसा करते हैं, जल्दबाजी में डायरी लिखते हैं, या कोई भी लेख जल्दबाजी में लिखते हैं। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बट लेकिन आई वांट, मैं चाहती हूँ, डायरी टू बी माई फ्रेंड, ये जो डायरी है वो मेरी मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड, और मैं इसका नाम रखने वाली हूँ, इसको कहने वाली हूँ, मेरा जो फ्रेंड है उसका नाम, कॉल, कॉल यानी पुकारना, और मैं इसको किस नाम से पुकारने वाली हूँ, किट्टी। तो एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम रखा किट्टी। आगे, अगला पैराग्राफ, सिंस नो वन would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so। आगे वो लिखती हैं, सिंस, चूंकि, नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ पाएगा, अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज, एक भी शब्द को, ऑफ माई स्टोरी, मेरी कहानी, यानी मैं डायरी में जो भी लिखूंगी, मेरी किट्टी में, किट्टी नाम की जो डायरी है उसमें जो कुछ भी लिखूंगी, उसमें से कोई भी व्यक्ति एक भी शब्द को नहीं समझ पाएगा। इफ आई वर प्लंज राइट इन, यदि मैं इसमें प्लंज राइट के तरीके से लिखूं, हड़बड़ी में इसको अगर लिखूं, जल्दबाजी में अगर इसको लिखूंगी, तो कोई भी व्यक्ति इस कहानी को नहीं समझ पाएगा। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मैं अच्छी तरह से, बेटर, अच्छी तरह से प्रोवाइड, प्रदान करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के बारे में, मैं मेरे जीवन के बारे में अच्छी तरह से बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि इस डायरी को जल्दबाजी में लिखूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, क्योंकि मैं ऐसा करने ना क्या करती हूँ, डिसलाइक करती हूँ, पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं इस डायरी को बड़े आराम से लिखूंगी, जिसमें कोई भी कमी नहीं रहे। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल father I have ever seen, didn't marry my mother until
he was 36 and she was 25। आगे लिखती हैं कि मेरे पिताजी जो है, जो सबसे प्रिय फादर हैं, आई हैव एवर सीन, जैसे मैंने देखे हैं, जितने पिताजी मैंने देखे हैं उन सब में मेरे प्रिय पिताजी हैं। डिडंट मैरी, उन्होंने मैरी नहीं की, शादी नहीं की। किससे? माई मदर, मेरी माँ से। कब तक? अनटिल, जब तक ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25, जब तक वो स्वयं 36 वर्ष के और उनकी माता जी कितनी? 25 वर्ष की। जब तक वो स्वयं 36 वर्ष और उनकी माताजी 25 वर्ष की नहीं हो गई, तब तक उन्होंने एक दूसरे से शादी नहीं की। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, और मेरी सिस्टर है जिसका नाम क्या है? मार्गरेट वॉज बोर्न, वो पैदा हुई इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक शहर में। कब? 1926 में। तो आगे अपनी सिस्टर के बारे में बता दी कि मेरी सिस्टर जो मार्गरेट है उसका जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक शहर में हुआ। आई वॉज बोर्न 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, आई लिव्ड, मैं वहां पर रही फ्रैंकफर्ट में, अंटिल आई वॉज 4, जब तक मेरी उम्र 4 वर्ष की नहीं हो जाती। मैं 4 वर्ष तक, जब तक 4 वर्ष की हुई, 4 वर्ष तक वहीं पर फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमर्जेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे जो पिताजी हैं वो 33 में 1933 में कहाँ चले गए? जर्मनी को छोड़ करके हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ और हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, वेयर मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू अकेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। 1933 में जब उसके पिताजी हॉलैंड चले गए, तब उनकी माँ माई मदर, लिखती है आगे कि माई मदर, जिनका नाम क्या है? एडिथ हॉन्डलर फ्रैंक, वो भी वेंट चली गई विद हिम, उनके साथ में, टू हॉलैंड, हॉलैंड के लिए। कब? सितंबर में, सितंबर के महीने में उनकी माँ भी हॉलैंड चली गई। वाइल मार्गरेट एंड आई, जबकि मैं और मार्गरेट दोनों बहनें, हम दोनों बहनें, वर सेंट, हमें भेज दिया गया, अकेन टू स्टे विद, साथ रहने के लिए, अवर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ में, जबकि हमें अपनी दादी के साथ में रहने के लिए आकन नामक स्थान पर भेज दिया गया। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इट February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret। आगे लिखती है वो कि मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गरेट भी दिसंबर के महीने में, यानी उसकी जो बहन थी, बड़ी बहन 16 वर्षीय, वो भी हॉलैंड चली गई दिसंबर के महीने में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और फिर उसके बाद फरवरी में मैं भी उसके पीछे पीछे हॉलैंड पहुंच गई। फॉलोड का मतलब अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना। तो फरवरी के महीने में वो खुद भी चली गई। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन, जब मुझे प्लंक डाउन कर दिया गया, यानी धड़ाम से पटक दिया गया, ऑन द टेबल, टेबल पर, एज ए बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, मार्गरेट के, यानी मार्गरेट के जन्मदिन के उपहार के रूप में। मार्गरेट का जन्मदिन था, उस जन्मदिन के उपहार के रूप में वो कहती है कि मुझे उसके सामने उसकी केक वाली टेबल पर जाकर के धड़ाम से पटक दिया कि ये लो आपका बर्थडे प्रेजेंट। मुझे कहने का मतलब है मार्गरेट के, मुझे मार्गरेट के लिए बर्थडे प्रेजेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया। आगे अगला पैराग्राफ देखते हैं। आई स्टार्टेड अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, और उसी समय मैंने वहां जाकर के क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, मोंटेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल में जाना पढ़ाई के लिए। आई स्टे देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं वहां पर रही कब तक? 6 वर्ष तक, यानी उस स्कूल में मैंने 6 वर्ष तक अध्ययन किया। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय तक, एट विच टाइम, जब तक, आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया, इन द फर्स्ट फॉर्म, फॉर्म का मतलब यहाँ क्लास से है, यानी 6 वर्ष की तक मैंने वहां पढ़ा, और जब मैं वहां पहली कक्षा में पहुंच गई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस कॉपर्स,
कोपरस हैज द एडमिनिस्टर्स द हेड मिस्ट्रेस इन द सिक्स्थ फॉर्म। और जब मैं छठी क्लास में पहुंची, सिक्स क्लास में जब पहुंची, माई टीचर, मेरे जो टीचर थी, मिस कोपरस, टीचर का नाम है उनकी का कोपरस, द हेड मिस्ट्रेस, वो कौन थी, वहां की प्रधान अध्यापिका थी। तो उनकी प्रधान अध्यापिका के बारे में, जब मैं सिक्स क्लास में थी तो उनके स्कूल की प्रधान अध्यापिका का नाम मिसेस कोपरस था। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। एट द एंड, अंत में, ऑफ द ईयर, वर्ष के, और सिक्स क्लास के वर्ष के अंत में, वी वर बोथ, हम दोनों, इन टीयर, आंखों में आंसू, टीयर का मतलब आंसू, हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज बी सैड, क्योंकि हम एक दूसरे से कह रहे थे, हार्ट ब्रेकिंग, हृदय को तोड़ने वाला, फेयरवेल, विदाई, यानी हम एक दूसरे को अब छोड़ करके जा रहे थे, अपना हृदय अलग हो रहा था, टूट रहा था, तो इसलिए अलग अलग होने के कारण हमारी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। अपनी 6 साल पूरे करने के बाद में, छठी क्लास में पूरा करने के बाद में, वो अपने क्लास को छोड़कर, स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में जाने के लिए तैयार। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. In the summer of 1941, 1941 के समर में, ग्रांडमा फेल इल, मेरी दादी जो थी वो क्या हो गई, बीमार हो गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उसको क्या कराना पड़ा, ऑपरेशन कराना पड़ा, शल्य क्रिया करानी पड़ी। सो माई बर्थडे, इसलिए मेरा बर्थडे पास गुजरा विद लिटिल सेलिब्रेशन, बहुत कम सेलिब्रेशन, उत्सव के रूप में, मनाने के रूप में, यानी मेरा बर्थडे उस समय एक तरह से बहुत सादगी से मनाया गया, नहीं मनाया गया, यही मानो। उस समय दादी के ऑपरेशन के कारण मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और 1942 में क्या हुआ, दादी जी शांत हो गई, डेथ हो गई। नो वन नो हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। नो वन नो, कोई नहीं जानता है, हाउ ऑफन आई थिंक, कि मैं उसके बारे में कितना सोचती हूँ, एंड स्टिल, और अभी भी, लव हर, उसको प्रेम करती हूँ। कोई नहीं जानता कि मैं दादी के बारे में कितना सोचती हूँ और उनके बारे में उनको कितना प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर्स एंड ग्रैंडमा's कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट। आगे वो लिखती हैं फ्रैंक कि दिस बर्थडे, अब दादी जी के बाद खत्म होने के बाद में उनका जो बर्थडे आया अगला 1942 के बाद में, तो वो कहती हैं दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, इस बार बर्थडे का जो सेलिब्रेशन था इन 1942 बाद इंटेंडेड, वो उसका इरादा था टू मेक अप फॉर अदर, जो दूसरे बर्थडे, जो 41 में जो उनका बर्थडे था पहले, जो दादी की बीमारी के कारण नहीं मनाया गया, तो वो जो कमी रह गई थी उन बर्थडे को मनाने की, उस कमी को पूरा करने के लिए इस बार उनके बर्थडे का आयोजन किया गया। वो लिखती है ये इसका इरादा था टू मेक अप, भरपाई करना, फॉर द अदर, दूसरे बर्थडे के, जिन बर्थडे को हम ढंग से नहीं मना पाए, उन बर्थडे का कमी को पूरा करने के लिए मनाया जाता। एंड ग्रैंडमा's कैंडल्स, और दादी जी की जो नाम की भी एक मोमबत्ती, कैंडल्स वाज लिट, जलाई गई, एलोंग विद द रेस्ट, दूसरी मोमबत्तियों के साथ। बर्थडे मनाने के लिए जितनी मोमबत्ती जलाई गई उनमें एक मोमबत्ती दादी जी के नाम की भी जलाई गई। द फोर ऑफ आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों के चारे अब भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, अच्छी तरह से रहे थे। एंड द ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और अब तारीख यहाँ तक ले आई मुझे, कहाँ तक, 20 जून 1942। एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और अब मैं अपनी डायरी की तरफ पूरी तरह से डेडिकेट हो गई, उसको लिखने के लिए समर्पित हो गई, सोलमन तरीके से, शांत तरीके से, एकांत तरीके से। तो इतना होने के बाद में मैं अपनी डायरी के लिखने के लिए तैयार हो गई, वापस डायरी लिखना मैंने प्रारंभ कर दिया। आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट के लिए देखें सेकंड वीडियो।